भारतीय कैलेंडर। भारत में भारतीय कैलेंडर की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। कैलेंडर का ज्ञान हमें हमारे सभी कार्यों को समय पर करने के लिए सहायता प्रदान करता है, जिससे हम अपने कार्यों को सही तिथि, दिन, पक्ष आदि का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार ग्रहों की दशाएं भी बदलती रहती हैं। आप बने हुए हैं दीप स्टडी में, सब्सक्राइब कर लें अन्य नवीनतम जानकारियों के लिए। मनुष्य की प्रगति के साथ साथ समय का महत्व भी बढ़ता चला गया। जब मनुष्य समय की कीमत पहचानने लगा, तब उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि उसका वह हिसाब रखे, क्योंकि हम अपने कार्यों को हिसाब समय के अनुसार ही करते हैं। इन सब के लिए उसने कैलेंडर का निर्माण किया। अलग अलग देशों और अलग अलग जगहों पर इसका प्रयोग अलग अलग रूपों में किया गया। अधिकांश कैलेंडर प्रकृति पर विशेष रूप से चंद्रमा पर आधारित होते हैं। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण से यह निश्चित किया कि चंद्रमा के परिभ्रमण से एक साल में 19.5 दिन अर्थात एक वर्ष में 354 दिन और सूर्य के परिभ्रमण में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण से होने वाले परिवर्तन को दूर करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में एक मास अधिक बना दिया जाता है। इस प्रकार 3 वर्ष के बाद चौथा वर्ष 13 महीने का होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, जिसको हम लोग खरमास, मलमास आदि आदि नामों से अलग अलग जगहों पर जानते हैं। जबकि हिंदी कैलेंडर में यह परिवर्तन है, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर में इस प्रकार के परिवर्तन हमें सामान्यतः देखने को नहीं मिलते हैं। अंततः इस समस्या को दूर करने के लिए ही हम अमावस्या से ऋतु चक्र की गणना भी सरल हो जाती है। ऋतु चक्र की गणना सामान्यतः हम अमावस्या से करते हैं, जिससे कि सभी महीनों का हिसाब सही दृष्टि से स्पष्ट हो। भारतीय कैलेंडर को पांचांग अथवा पंच भी कहा जाता है। पंचांग का अर्थ है 5 अंग, पंचांग। 5 अंग के अंतर्गत है संवत, मास, पक्ष, तिथि, वार। वार अर्थात दिन, जो दिवस के रूप में भी जाना जाता है। संवत, इसका सबसे प्रमुख पक्ष संवत है। जब संवत की हम लोग चर्चा करते हैं तो जितने भी ऋतु के एक पूरे चक्र को संवत या संवत्सर के नाम से जाना जाता है। यह ऋतु चक्र का परिवर्तन भी माना जाता है। भारत में अनेक संवत प्रचलित हैं। जब हम उस पर चर्चा करते हैं तो ऐतिहासिक घटना के, महापुरुष के जीवन पर भी यह निर्भर करता है, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष जब उत्पन्न हुए तो सामान्यतः सभी लोगों को वह याद होता है। इसीलिए तिथि का निर्धारण उनके जन्म के आधार पर या मृत्यु के आधार पर भी किया जाता है। भारत के 4 युगों में बांटा गया है। जितने भी समय अब तक बीते हैं वो हमारे 4 भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहले हमारा सतयुग,
कृतयुग, त्रेतायुग और अंत में है कलयुग या कलियुग। यह संवत भी कालानुसार प्रचलित हुए हैं। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे इसके स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। इस प्रकार एक युग में अलग अलग संवत, त्रेता युग में अलग संवत, इसी प्रकार अन्य युगों में भी शक संवत, वेदांत में युधिष्ठिर संवत, कलयुग में विक्रम संवत आदि आदि समय के अनुसार प्रचलित होते रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वराह मिहिर ने उज्जैन को शकों से मुक्त करने के उपरांत जब विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था उस दिन से उन्होंने विक्रम संवत को आरंभ किया। विक्रम संवत उत्तर भारत में चैत मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। चैत मास के शुक्ल पक्ष से यह प्रारंभ माना जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की जब बात हम लोग करते हैं तो यह कार्तिक मास और कहीं कहीं आषाढ़ मास से भी स्टार्ट होता है। अर्थात भारत में ही दो रूप हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत की कालगणना अलग दृष्टि से होती है और दक्षिण भारत की कालगणना अलग दृष्टि से की जाती है। विक्रम संवत के अतिरिक्त 78 ईस्वी से आरंभ होने वाला शक या शालिवाहन संवत भी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय शिलालेखों और अभिलेखों में शक संवत का उल्लेख मिलता है। सन 1957 में प्रचलित शासकीय संशोधित पंचांग की गणना शक संवत के ही अनुसार की जाती है और यह इसलिए कहा जाता है कि भारत में जब प्रसिद्ध शकों का आक्रमण हुआ था तो विक्रमादित्य ने उस शक की समस्या का पूर्ण रूपेण उन्मूलन किया था, जिसके कारण विक्रमादित्य की एक उपाधि शकारी भी मानी जाती है और यह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए उस समय से शक संवत की भारत में नींव पड़ी थी। इस प्रकार विक्रम संवत में से 57 वर्ष कम करके ईसवी सन और ईसवी सन में से 78 वर्ष कम कर शक संवत ज्ञात किया जाता है। ईसवी सन में से 580 वर्ष कम करने पर इस्लाम के हिजरी संवत की गणना भी की जाती है। इस प्रकार भारत में अलग अलग संवत हैं। मुस्लिमों के लिए अलग ही इस्लाम संवत या हिजरी संवत चलता है और सामान्यतः हिंदुओं के लिए विक्रम संवत और शक संवत की परंपराएं यहाँ प्रचलित हैं। यह थी संवत की बात। संवत से छोटा मास की बात है। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। उसमें 12 मास और प्रत्येक मास में 30 दिन मानने का वर्णन मिल जाता है। छांदोग्य उपनिषद में नक्षत्र विद्या का उल्लेख है। हिंदू महीनों के नाम भी अपने यहाँ प्रचलित विभिन्न प्रकार के नक्षत्रों के आधार पर ही रखा जाता है। यह हिंदी मास का ज्ञान की जब हम बात करेंगे तो संस्कृत रूप, बोलचाल की भाषा और अंग्रेजी माह पर हम एक दृष्टि डालते हैं। चैत, जो संस्कृत में चैत्र है, हिंदी में चैत, यह स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल में। बैसाख, बोलचाल की भाषा भी वैशाख माह, अंग्रेजी का अप्रैल मई। ज्येष्ठ, जो बोलचाल में जेठ है, अंग्रेजी माह मई जून। आषाढ़, जो आषाढ़ है, अंग्रेजी माह जून जुलाई। श्रावण, जो बोलचाल में सावन है और अंग्रेजी माह जुलाई अगस्त। भाद्रपद, जो बोलचाल में भादो है, अगस्त सितंबर। आश्विन, जो बोलचाल में कुआर के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में सितंबर अक्टूबर। कार्तिक, जो बोलचाल में कार्तिक है, अक्टूबर नवंबर। मार्गशीर्ष, बोलचाल में अगहन, नवंबर दिसंबर माह। पौष, बोलचाल में पूष, जिस पर प्रसिद्ध कहानी पूष की रात भी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, दिसंबर जनवरी का मास। माघ, जो बोलचाल में माह, जनवरी फरवरी। फाल्गुन, जो बोलचाल में फागुन, अंग्रेजी माह फरवरी मार्च।
तो आपने देख लिया कि संस्कृत के रूप और बोलचाल के रूप में थोड़ी विभिन्नता देखने को हमें मिलती है, लेकिन अंग्रेजी माह हमेशा मार्च, अप्रैल, मई, जून आदि आदि दिखाया जाता है। इसके दिखाने के पीछे भी एक परंपरा रही है। चूँकि भारतीय मास की जब हम गणना करते हैं हिंदी में, तो जब यह 28 दिनों के चक्र में पूर्ण होता है, तो हर माह में एक दिन बच जाता है, जिसका परिणाम होता है कि एक एक दिन बचकर यह 15 दिनों का डिफरेंस बनाता है। और 15 दिन के डिफरेंस के कारण यह हिंदी कैलेंडर में कभी 12 तारीख को पड़ता है, कभी 15 को, कभी 17 को। इसलिए यह इंग्लिश कैलेंडर मार्च अप्रैल के बीच में लिखा जाता है, क्योंकि मार्च के अंत में ही चैत्र का नवरात्र स्टार्ट होता है, जहाँ से हिंदू का नव वर्ष प्रारंभ किया जाता है। मास के बाद पक्ष की बात होती है। प्रत्येक मास में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, जिन्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल नाम से जाना जाता है। कृष्ण पक्ष धीरे धीरे ह्रास होता है। इस पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। ध्यान रखेंगे, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की रात को घना अंधकार होता है। अमावस्या के बाद चंद्रमा जब धीरे धीरे बढ़ता है, उस पक्ष को शुक्ल पक्ष के रूप में जाना जाता है, जो क्रमशः 14 दिनों के बाद 15वें दिन अमावस्या है। और अमावस्या के दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, जो क्रमशः एक करके गिना जाता है। इस तिथि को अंतिम में जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है 14 दिन के बाद, वह पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा को रात को चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में प्रखर होता है। समान बोलचाल में कृष्ण पक्ष को वदी और शुक्ल पक्ष को सुदी भी कहा जाता है। इस प्रकार अपने भारतीय दैनिक जीवन में पक्ष का अत्यधिक महत्व होता है, और यह पक्ष हमेशा 14 दिनों का होता है। एक दिन 14 कुल 28 दिन, और एक दिन अमावस्या और एक दिन पूर्णिमा। इस प्रकार 30 दिनों का यह चक्र पूर्ण होता है। कभी कभी सूर्य की गति के कारण एक ही पक्ष 2 दिन में, एक दिन में 2 पक्ष हो जाते हैं, जिसके कारण हिंदी कैलेंडर के अनुसार उस माह में दिन की संख्या एक कम होती है। इसी को मेकअप करने के लिए इंग्लिश में 30 दिन और 31 दिन की कल्पना की जाती है, जबकि हिंदी कैलेंडर में कहीं भी 31 दिनों का कोई भी संबंध नहीं होता है। पक्ष के बाद हम लोग तिथि की चर्चा करते हैं, जो सामान्यतः सूक्ष्म रूप में जाना जाता है। संस्कृत की तिथि और बोलचाल की तिथि पर एक नज़र डालते हैं। पूर्णिमा पूनो, प्रतिपदा परवा, द्वितीया दूज, तृतीया तीज, चतुर्थी चौथ, पंचमी पंचमी, षष्ठी छठ, सप्तमी सात, अष्टमी आठ, नवमी नवमी, दसवीं दसवीं, एकादशी एकादशी, द्वादशी त्रयोदशी त्रयोदशी, चतुर्दशी चौदस, और अमावस्या मावश। इस प्रकार जब हम तिथियों पर नज़र डालते हैं, तो 1 से लेकर 14 तक की गिनती होती है, जो क्रमशः प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15वें दिन अमावस्या की कल्पना अपने यहाँ है। पुनः अमावस्या के दूसरे दिन पक्ष का परिवर्तन होगा, और पक्ष के परिवर्तन के साथ ही यह शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। शुक्ल पक्ष फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया से प्रारंभ होगा और चतुर्दशी तक जाएगा, और उसके बाद अमावस्या। इस प्रकार पूरे 30 दिन का चक्र संपादित होता है, जो मास होता है। और यही मास धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब हिंदी कैलेंडर के अनुसार 3 साल में दिनों की संख्या बढ़ते बढ़ते
जब यह 28-29 दिनों का हो जाता है तो उस साल हमारे यहाँ खरवास पड़ता है, जिसमें सामान्यतः हिंदू परंपरा के अनुसार कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वह एक्स्ट्रा मास माना जाता है। उस माह में किए गए हर पवित्र कार्य अपवित्र ही माने जाते हैं, इसलिए न उस समय कोई वैवाहिक कार्यक्रम होता है, न कभी गृह प्रवेश का कोई कार्यक्रम होता है, क्योंकि यह माना जाता है कि उस महीने में किया गया कार्य अशुद्ध है और विकास की दृष्टि से सही नहीं माना जाता है। धन्यवाद।